तो वाक़या जनाबे वाला है ये लाहौर शहर का। मैं घर के बाहर खड़ा हुआ था तो मेरा कज़न गोगी बट थोड़ी देर बाद मुझे लेने आने लगा। क्या देखता हूँ कि एक पुराना दोस्त चलता हुआ आ रहा है, चनोटी, उसका नाम था वधावन, प्यार से उसे हम कहते थे। मुझे कहने लगा यार की करन दिया है। मैं गया यार इंतज़ार कर रहे हैं किसे दा। कहता आ फिर तेनू बोतल पिला के लाना। मैं गया चल। तो उस ज़माने में कोल्ड ड्रिंक का डिपू हुआ करता था। कहता चल फिर डिपू चल देने। डिपू ले गया। डिपू में दुकानदार उससे पूछने लगा साहब क्या पिएंगे। अगों कहता है 10 बोतलां खोल दे यार। उसने जनाब शुरू की बोतलें खोलना। मैंने देखा वधावन की तरफ। मैंने कहा सेहत तो नहीं लगता तू ऐ पी सकता 10 बोतलां। चल कोई गल नहीं। मैंने दिल में कहा एक आधी मैं भी टिका लेनी। उसने जनाब शुरू की बोतलें खोलना। टक के टक के टक के टक के टक 10 बोतलें उसने खोल दी। मैंने उसे कहा, मैंने कहा चल हुण पी। कहना नहीं हो मैं पीने वास्ते थोड़ी ना खुलवाइया ने। मैं क्या फिर किवें। कहना मैं तो टक टक का मज़ा ले रहा सी। तो नाजरीन ये मजाक मैंने आप लोगों के साथ इसलिए किया है क्योंकि आपकी पूरी कौम जो है उसको टक टक का मज़ा लेने का बहुत शौक है। मसला ये है कि सी पैक आपने शुरू किया, उसका कुछ अता पता नहीं। हाँ, खाली टक टक का मज़ा ले रहे हैं आप, सही है। फिर आपने कहा हम डैम बनाएंगे, दे 10 रुपए सबके काटे। बना कोई भी नहीं, टक टक का मज़ा लेते रहे। फिर बोला कराची को दुबई बना देंगे, कराची को हांगकांग बना देंगे। हुआ कुछ भी नहीं, टक टक का मज़ा लेते रहे। फिर उसके बाद बोला, अल्लाह माफ़ करे कहना नहीं चाहिए, कहा कि जनाब नफल पढ़ लें, गैस निकलने वाली है। वो देश समुद्र में सुराख किया, दूसरी तरफ जापान निकल आया, गैस नहीं निकली, टक टक का मज़ा लेते रहे। तो फिर आप लोग मुझे कहते हैं कि जनाबे वाला मुझे मनफी नहीं सोचना चाहिए। आप मुझे बताएं फिर मुझे कैसे सोचना चाहिए। आज जब केके ने यह बात कह दी कि चाइना हमारे साथ सही नहीं कर रहा। केके कौन है? प्रो एस्टेब्लिशमेंट एंकर। इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है कि केके प्रो एस्टेब्लिशमेंट एंकर है। जब मैंने सीपेक के मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, आपने कहा जी मुल्की सालमियत के खिलाफ बात कर दी। जब मैंने ये बात की कि चाइना के साथ स्क्वायर डीलिंग होनी चाहिए, फेयर डीलिंग होनी चाहिए, तो आपने कहा ओ पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, पहाड़ों से ऊंची समुद्रों से गहरी हैं। लेकिन जब केके ने कहा तो सबको चुप लग गई। ऐसी क्या बात है कि जब आपका मूड होता है चाइना आपको अच्छा लगना शुरू हो जाता है, जब आपका मूड होता है बुरा लगना शुरू हो जाता है। जब मैंने कहा पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी गलत है, पाकिस्तान ने सारी दुनिया से वैर ले लिया, तो आपने कहा अली नासिर क्या बोल रहा है यार, हम तो सही कर रहे हैं। अब के कौन है? के ने जब बोला कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी गलत है, सब चुप। इसी तरह मुल्क की मुआशी तरक्की के मुतालिक भी आप लोग खाली टक टक के मजे ले रहे हैं, आपको रियलिटी नहीं पसंद। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, साबिक सूबाई वजीर भी रहे हैं, ताजिर सनतकार रहनुमा भी हैं, जनाब मियाँ जाहिद हुसैन साहब। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। बहुत शुक्रिया जनाब। मियाँ जाहिद हुसैन साहब, आपको पता है मेरा यही खुश तफरी अंदाज है, लेकिन बात यह है कि मैं हैरान इस बात पर हूँ कि हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ एक इशू को रेज़ करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हम अमली तौर पर ना कुछ होता देखते हैं ना कुछ होता देखना चाहते हैं। इस सवाल का जवाब आपसे लेता हूं एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं जनाब मियाँ जाहिद हुसैन साहब। मियाँ जाहिद हुसैन साहब, अब आपकी जानिब जाऊँगा। थोड़ा आपको पता है मेरा तंज़ो मिज़ाह की आदत है, तो मैं फिर वही बात करता रहा।
पर बात मेरी लॉजिक ये है कि भाई जब हम कोई काम शुरू करते हैं माशी तौर पर तो उसको मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाते। और नंबर 2, बहुत सारी चीज़ें जिनके मुतल्लिक हमारी अच्छी आ रहा थी, अनफॉर्चुनेटली वो कंप्लीशन की तरफ नहीं गई। इसके मुतल्लिक मैं आपकी राय चाहता हूँ कि मईशत अब किस समत जा रही है, बेहतरी हो रही है, बेहतरी हो रही है तो कितनी हो रही है। जी बहुत शुक्रिया जी, आपने बड़ा ज़बरदस्त इंट्रो दिया और सी पैक के हवाले से जो आपने बातें की और चाइना के हवाले से थोड़ा सा मैं जसारत करूंगा आपसे इख्तलाफ करने की। बिल्कुल करें आप। तो बात यह है कि आपने कहा कि हम कोई चीज़ पाया तकमील तक नहीं पहुंचाते और टक 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 सुनना हमारा सिर्फ शुगल है। देखिए, एज़ फार सी पैक इज़ कंसर्न मैं आपको ये बताऊँ कि हमें तकरीबन इस वक्त 12,000 जो मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी है वो हमें चाइना की बदौलत और सी पैक की बदौलत मिल रही है जी। अगर ये ना होता तो आज से तकरीबन आप अगर जब नून लीग आई थी गालबन 2013 में ना, तो उस वक्त अगर आप सिचुएशन देखें तो 18-20 घंटे पंजाब में लोड शेडिंग हो रही थी और 10 से 12 घंटे कराची में हो रही थी, यानी शहरों में 10 से 12 घंटे थे। तो ये सी पैक के मंसूबे लगे और उसी की वजह से फिर हमारे पास अब अल्हम्दुलिल्लाह 12,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में आई है और हमारे यहाँ ये लोड शेडिंग ख़त्म हुई है। अब उसके बाद अगर कहीं कहीं अगर कोई ब्रेक डाउन हो रहे हैं या लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही तो फिर उसकी जो मिस मैनेजमेंट या उसकी गवर्नेंस के इशूज़ हैं। अदरवाइज़ अब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का जहाँ तक ताल्लुक है 4,000 मेगावाट हमारे पास अभी सरप्लस है और जिसकी हम कैपेसिटी पेमेंट भी कर रहे हैं। तो अगर वो उसी तरीके से जो सोचा गया था उस तरीके से वो चीज़ें चलती रहती तो आज हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होती और नई सनतें भी लगती और वो जो एक्सेस बिजली है वो कंज्यूम भी होती। अच्छा, यहाँ पे तो एक लुकमा इसरार इसमें, क्योंकि आपने बड़े आसान अंदाज के अंदर इसको बयान किया, इसरार जो किया है, शायद मुझे रेफरेंस दोबारा तो नहीं देनी चाहिए लेकिन जिन एंकर का मैंने जिक्र किया था उन्होंने कहा कि जो बिजली के सौदे हुए हैं महंगे नरखों पे हुए हैं, उनको रिवाइज करना हमारे बिरादर मुल्क का फ़र्ज़ बनता है, वो क्यों नहीं कर रहा, ये गालिबन उनकी शिकायत। जी देखिए, मैं इसमें भी गुजारिश करूं कि जो बिजली हमें इन सौदों से मिल रही है मेरी मालूमात के मुताबिक कुछ 6.5 रुपये यूनिट मिल रही है। वेयर एज़ के जो बिजली हम बनाते हैं अपना हाइड्रो बिजली जो हम बनाते हैं वो बनती है कोई तकरीबन 2-2.25 रुपये पर यूनिट और जो हम फर्नेस ऑयल से बिजली बना रहे थे पहले वो बनती थी कोई 18 से 22 रुपये पर यूनिट। उसकी दो वजूहात थी, एक तो फर्नेस ऑयल महंगा, दूसरी बात ये कि उसमें हमारे जो प्लांट थे फर्नेस ऑयल से जो हम बिजली बनाते थे वो आउटडेटेड थे और उनकी जो कैपेसिटी थी वो रन आउट हो चुकी थी, एफिशिएंट नहीं थे। तो इस वजह से उसमें बिजली हमें 20-22 रुपये यूनिट पड़ रही थी जो कि अब 6.5 रुपये यूनिट पड़ रही है। और अगर हम उनको सारे प्लांटों को सही तरीके से चलाएं और जो 4,000 मेगावाट है उसको भी हम यूज़ कर लें, इंडस्ट्री लगाएं, लोगों को दें या बिजली में डिस्काउंट देना शुरू कर दें या पीक आवर्स का जो मैनेजमेंट अभी गवर्नमेंट ने चेंज किया था उसको थोड़ा सा सही रैशनलाइज कर लें तो बिजली कंज्यूम हो जाएगी और उसके नतीजे में बल्कि और टैरिफ कम भी हो सकता है। अब एक और इशू जो है वो है हमारा अपना इशू है, उसमें चाइना का तो कोई कसूर नहीं है। वो क्या है कि हमारे यहाँ बिजली चोरी होती है 250 अरब रुपए की साल की और 250 अरब रुपए की बिजली हम लाइन लॉसेज में ज़ाया करते हैं। तो ये चीज़ें ज़ाहिर है कि हमें खुद मैनेज करनी है। तो एज़ फार चाइना इज़ कंसर्न या सी पैक इज़ कंसर्न एक चीज़ ये, दूसरी ये कि मेरे ख्याल में या मेरी मालूमात के मुताबिक कोई 2900 किलोमीटर चाइना के सी पैक के ज़रिए मोटरवेज़ बने हैं। हमारे मुल्क में जो मोटरवेज़ का जाल बिछा है वो सब चाइना के सी पैक की वजह से, जी हाँ, और 2900 किलोमीटर वो बने हैं। फिर ग्वादर पोर्ट उन्होंने बनाया, फिर इसके अलावा जो उन्होंने ये बनाने थे इकनॉमिक जोन्स, 12 इकनॉमिक जोन्स बनने थे वो उन्होंने बनाए। फिर ये कि पाकिस्तान के, अब इस वक्त मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के जो चीदा शहर हैं जिसमें KPK भी शामिल है, जिसमें पंजाब भी शामिल है और जिसमें हमारा सिंध भी शामिल है, इसमें चीदा शहरों को जो रोड नेटवर्क के साथ, मोटरवे नेटवर्क के साथ मिलाया गया है वो भी सी पैक के ज़रिए मिलाया गया है। और आपके यहाँ जो ऑरेंज ट्रेन बनी है वो भी सी पैक के ताउन से बनी है। तो गुजारिश ये है कि ये सी पैक $65 बिलियन आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट हुई। अगर ये इन्वेस्टमेंट ना होती तो आज गालबन आप पत्थर के दौर में ज़िंदगी गुजार रहे होते। तो उसकी तो वजह आप फेवर से करते हैं, मैं इस फेवर नहीं रिलेशनशिप करता, को कंटिन्यू करना चाहिए। मैंने आपको चीज़ें बता दी कि $65 अरब की इन्वेस्टमेंट हुई। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि अगर हम इसको सही पेस पे लेके चलते तो ये इन्वेस्टमेंट अब $300 अरब तक पहुँच चुकी होती, जो कि हमने $65 अरब पे ही उसको कैप कर दिया। तो ये अगर चल रही होती, अपॉर्चुनिटी को अवेल करना हमारी जिम्मेदारी है। इसको अवेल करना चाहिए था और अगर हम नहीं करेंगे तो आप देखें कि इस वक्त
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसमें दुनिया के कोई 160 ममालिक जो हैं उसके ऊपर MOU साइन कर चुके हैं। तो वो सारे लोग उसके साथ लिंक हो रहे हैं और उसमें चाइना ने को 3 ट्रिलियन की उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट डॉलर की। जी, तो बात एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस नाजरीन इस मौजू को आगे लेकर चलेंगे और साथ ही साथ मुआशी अशारियों के ऊपर भी बात करेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। मियाँ जाहिद हुसैन साहब के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपॉर्चुनिटीज़ को पूरे तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहिए। बिलखुसूस जहाँ बात की जाती है कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात सीपेक से जो एक मुंसलिक हैं, उसमें पाकिस्तान को भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए जो अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है। अब हम उसको अगर अपॉर्चुनिटी को उठा लेते तो क्या बेहतर होता, हमारे लिए फ़ायदा उठा लेते उसका। अब मैं थोड़ा पाकिस्तान की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के बारे में बात करूंगा। नाजरीन आप इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि हर बंदा जो है वो लाई लग नहीं है और लाल बत्ती के पीछे नहीं भागता। तो बेसिकली ये जो एक हमारे यहाँ जनरल पॉलिसी है ना, कभी हमें उस कौम के बच्चे हैं जो बच्चों से डरता है, वो बच्चे हैं बच्चों से डरता है, हमें उनको गाना सिखाना है, हमें उनको पढ़ना सिखाना है, हमें उन्हें पढ़ाना है। ये आवाम जो है ना पागल हो जाती है इससे। कभी आप कहते हो दोस्ती कर लो, कभी कहते हो गुड, कभी कहते हो बैड। तो हर आदमी इस झमेले में नहीं है। पीपल आर वेरी फोकस्ड, स्पेशली बिजनेसमैन। तो मियाँ जाहिद हुसैन, अभी मैं आपसे जानना चाहूँगा मियाँ साहब कि बिजनेसमैन जो है वो कैसे सोच रहा है, प्राइमरीली विद द फोकस ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, वेयर शुड वी बी लुकिंग एट? Should we be looking at the West and Europe, who are our major trade partners, and the United States of America, IMF and the World Bank, who are providing the finances for running the day-to-day business of this country? Or should we be running after Russia and China, who can provide very little when it comes to a trade market and very little when it comes to providing financial resources? जी मियाँ जाहिद हुसैन साहब। या पाकिस्तान का यही एक फिक्स है, यही एक डायलमा है जी कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका भी ये एक टेस्ट है। देखिए, एक तरफ हमारा चाइना है और चाइना और हमारे जो रीजनल पार्टनर्स हैं, तो उनके साथ हमारा एक वो ट्रेड में हमारे वो कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक। लेकिन CPEC में जब वो हमें, या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में उन्होंने हमें $65 अरब दिए और हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट की, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया, और अगर हम उनके साथ इसी तरीके से गर्मजोशी से चलते रहते तो मैं समझता हूँ कि आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल यूरोप और वेस्ट की टक्कर का होता और $300 अरब तक की 100% इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश थी। और जैसे कि ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा था कि हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे और 2 घंटे में यहाँ से लाहौर पहुँच जाएंगे। तो बात यह, कभी हमने सोचा था कि यहाँ से हम 12 घंटे में यहाँ डिफेंस से चलेंगे कराची से, और 12 घंटे में एग्जैक्ट लाहौर पहुँच जाएंगे। तो अगर बीच में ये तो पहले दौर में ही बनाना चाहते थे बुलेट ट्रेन, तो अगर ये बीच में जो मोटरवे का जो टुकड़ा है हैदराबाद से सखर तक का, अगर ये भी बन जाता तो 2 घंटे का ट्रैवल और कम हो जाता। नवाज शरीफ तो साहब अगर लाइक हमारे बहुत यहाँ करते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर। अगर हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन चल पड़े तो मैं समझता हूँ कि 2 से 3 घंटे में अगर हम लाहौर पहुँच जाएं तो हमारे लिए एक मिरेकल है। बहरहाल अब बात ये हो रही थी, डू यू थिंक इट वुड हैव बीन पॉसिबल इफ यू वुड हैव चोजन द राइट फॉरेन पॉलिसी, मैं राइट इकोनॉमिक डिप्लोमेसी? हाँ, अब बात यह है कि हमारे पास ये चीज़ें जो हैं, हमारी डिप्लोमेसी की ही बात है कि नहीं, मैंने ये आपको भी बात की कि अभी इसमें एक हम फिक्स में मैं अभी उधर आ रहा हूँ। अब बात यह है कि एक तरफ तो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि अगर हम चाइना के साथ इसी तरीके से आगे बढ़ते रहते हैं तो वो $65 अरब के बजाय हम $300 अरब पे पहुँच चुके होते और हमारे यहाँ सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जदीद तरीन हो जाता, जिसमें ज़राअत भी शामिल है, ठीक। अब आ जाए दूसरी साइड। इस वक्त हमारी जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं उसका 80% जो है वो वेस्ट के साथ है, बेस्ट, या जिसमें अमेरिका वाहिद कंट्री है जिसका ट्रेड बैलेंस जो है वो हमारी फेवर में है, वेयर एज के चाइना के साथ ट्रेड बैलेंस हमारा जो है वो चाइना के फेवर में है, और दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक के साथ हमारा ट्रेड बैलेंस जो है वो उनकी फेवर में होता है, ठीक। अब बात यह है कि अगर हम 80% हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो अगर अमेरिका और वेस्ट को है, यूरोप को है, तो हम, इसका मतलब है फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। इसी तरीके से IMF का जो ऑर्गन है और वर्ल्ड बैंक जो ऑर्गन है
वो भी उन्हीं वेस्ट के पास है, अंडर देयर इन्फ्लुएंस है, ठीक। और वो ऑर्गन्स जो हैं वो जाहिर है कि हम उनके बगैर चल नहीं सकते। इस वक्त भी हम IMF के साथ चल रहे हैं और बेल आउट पैकेज और ये और वो, देखिए अल्फाज कैसे हैं, बेल आउट पैकेज, तो इस तरह के हम चीज़ों के ऊपर FATF की तलवार वो भी उनके हाथ में। तो इसका मतलब दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि हमें जो फॉरेन रेमिटेंस आती है 30 अरब डॉलर, ठीक, हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं तकरीबन 30 अरब डॉलर की, जिसमें गुड्स की 25 अरब डॉलर और 5-6 अरब डॉलर की जो हमारी सर्विसेज हैं, ये सारी की सारी 80-90% डिपेंडेंट जो है हमारी सारे फाइनेंसेस जो है वो उनके ऊपर है। अब हम एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से अगर चाइना की तरफ बढ़ते हैं तो हमें उसकी तरफ से पैसे मजीद भी मिल सकते हैं, मजीद इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बेहतर हो सकता है जो वर्ल्ड क्लास होगा। दूसरी तरफ वो हमें वहाँ से दबाते हैं, हमारी आर्म ट्विस्टिंग करते हैं कि जी अगर आप इधर जा रहे हैं तो फिर हम आपकी आर्म ट्विस्टिंग करते हैं। हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त इस फिक्स में फंसी हुई है कि हम इसमें क्या करें कि जिसमें हमारे साथ वेस्ट भी साथ चले और चाइना भी साथ चले। लेकिन मियां जाहिद हुसैन साहब, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भी एक बड़ी फहम रखने वाले शख्स हैं, ताजिर सियासत में आपका एक नाम है। डू वी चूज आवर एनिमीज और डू वी चूज आवर फ्रेंड्स? द अप्रोच ऑफ पाकिस्तान इज टू मेक एज मेनी एनिमीज एज पॉसिबल and to choose among them which is a bigger enemy and which is the lesser enemy. Why are we not choosing people as friends? Why are we choosing people as enemies? देखिए बात तो सिंपल है ना कि ना इसमें कोई एनिमी होता है ना इसमें कोई फ्रेंड होता है, इसमें सिर्फ आपका इंटरेस्ट होता है, मुफाद होता है कि कंट्री का मुफाद किस तरफ है। मैं ये समझता हूँ कि कंट्री का मुफाद इस चीज़ में है कि हम चाइना से इंफ्रास्ट्रक्चर भी लें और उनसे फाइनेंशियल एड्स वगैरह जो भी हमें लेनी है, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने पैरों पे खड़े होना चाहिए। लेकिन क्या कॉम्प्रोमाइज करनी चाहिए अपनी वेस्ट के साथ रिलेशनशिप? नहीं, अब मैं यही गुजारिश करने लगा हूँ। देखिए बात यह है कि हमें अपने पैरों पे कैसे खड़ा होना है। क्या सारी ज़िंदगी हमने IMF पे चलना है, सारी ज़िंदगी हमने वर्ल्ड बैंक पे चलना है, सारी ज़िंदगी हमने ये सहारे लेके चलना है? हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं क्यों? डिपेंडेंट इसलिए हम उनके ऊपर हैं कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त हो जाए, हमारी चीज़ें दुरुस्त हो जाएँ तो हमारी अपनी प्रोडक्शन दुरुस्त हो जाएगी, हमारी इनकम दुरुस्त हो जाएगी, और दूसरी बात ये हमारी ज़राअत दुरुस्त हो जाएगी। और एक बात और जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे जैसी जो आई हैव टू रन ऑफ टू अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, लेकिन जो पॉइंट किया बहुत ही अहम, वी डू नॉट हैव इंफ्रास्ट्रक्चर, वी हैव टाइम, वी शुड बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर and then we will have least dependence on these countries and international organizations. Let's take a short break. नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जा रही है, मियां जाहिद हुसैन साहब के साथ बात कर रहे हैं। बड़ी हाई लेवल गुफ्तगू हो रही है नाजरीन। ज़ाहिर बात है हर किसी की समझ या फहम में तो ये बातें नहीं आएंगी जो कि मियां जाहिद हुसैन साहब कह रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है प्रोग्राम इस्लामाबाद और उसके गिरदो नवा के अंदर जो शहर हैं, जैसे लाइक टेक्सिला हो गया, वाह हो गया, पिंडी हो गया, वहाँ पर लोग बड़े गौर से ये बातें सुनते भी हैं और फिर मेरी बातों के ऊपर तज्जिए भी करते हैं, और मियां जाहिद साहब की भी बातों के ऊपर गौर करेंगे। मियां जाहिद साहब, आप बता रहे थे कि पाकिस्तान को एक बड़ी बैलेंस्ड किस्म की फॉरेन पॉलिसी को साथ लेकर चलना चाहिए जो इंटरेस्ट बेस्ड हो, और हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमें वॉच करने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हो गई। ऐसे ही आपसे पूछ रहा था, इज़ इट नॉट गुड दैट वी गेट सम बिजनेसमैन टू कंसल्ट विद द गवर्नमेंट व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक डिप्लोमेसी? व्हाट डू यू से अबाउट इट? देखिए बात यह है कि गवर्नमेंट इन चीज़ों में बिजनेसमैन से कंसल्ट करती रहती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये कि गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट नहीं चलानी है ना। इसी तरीके से आर्मी चीफ भी हम लोगों से मिलते रहते हैं, उनके साथ भी सेशन होते रहते हैं, तो हम अपनी इनपुट उनको देते रहते हैं। बात यह है कि हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है, और कैसे होना है। हम अपने पैरों पे उस वक्त तक खड़े नहीं हो सकते जब तक हम लोग टैक्स में अपने आप को रजिस्टर न कराएं, जब तक हम अपना टैक्स टू GDP जो है वो जब तक हम अपना ना बढ़ाएं, जब तक हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ना करें, जब तक हम हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन ठीक ना करें, जब तक हम अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ठीक ना करें। ये 4-5 चीज़ें हैं, ये कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। आपकी चेयरमैन FBR से मुलाकात हुई, चेयरमैन FBR से आपने इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू की कि किस तरह से आसानियाँ पैदा कर सकते हैं लोग? जी बिल्कुल, कि वो लोग आसानियाँ पैदा करना भी चाहते हैं, मगर इसमें कुछ हमारे बिजनेस कम्युनिटी के भी लोग हैं जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं,
कुछ गवर्नमेंट में भी ऐसे लोग हैं जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जो सिस्टम में आना नहीं चाहते, जो नहीं चाहते कि ये सिस्टम किसी तरीके से रीवैम्प हो या मुल्क हमारा इस स्टेज पे इस तरीके से तरक्की करे। क्यों हर शख्स ये सोचता है कि नहीं, मैं स्टेटस को, जिस तरीके से मैं चल रहा हूँ, जिस तरीके से मेरी सर्वाइवल है, बस वही तरीका ठीक है। हमारे यहाँ जो इनफ्लो ऑफ स्मगलिंग गुड्स है वो हमारे यहाँ इंडस्ट्री और ट्रेड को चलने नहीं देता, उसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, एक मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ, क्योंकि आपकी बात में वजन है। थाउजेंड्स ऑफ फाइलर्स आपको देता हूँ। ये जो आईडी कार्ड हमारा है, इसको आप UIN बना लें और हमें 5 साल की एग्जेम्पशन दे दें। आप इसी UIN को यूज करते हुए हमारी सैलरी को भी एक्सेस कर सकते हैं, हमारे बैंकिंग रिकॉर्ड को भी एक्सेस कर सकते हैं। और अब आपको पता होगा, पंजाब में तो तमाम प्रॉपर्टीज कंप्यूटराइज हैं, बहुत सारे लोग नादरा से कनेक्ट हो चुके हैं। आप हमारे सारा डेटा इंफॉर्मेशन ले लें, हमें फाइलर की कदगन ना लगाएं कि भाई हर साल जाकर हम फाइलिंग वाइलिंग करें। आपके पास सारा डेटा मौजूद है, आप कर लें, हमें कोई एतराज नहीं। आम शहरी को पाकिस्तान का एतराज नहीं। थाउजेंड्स ऑफ फाइलर्स आपको दिए, सिंपल सी बात थाउजेंड्स ऑफ फाइलर्स कि अगर आप सारी चीजें डिजिटाइज कर दें, आपकी तमाम परचेजेस, मैं एक बड़ी अहम बात कर रहा हूँ कि तमाम परचेजेस, तमाम एक्सपेंस अगर आपका डिजिटाइज हो जाए, तो जब एक्सपेंस आप कहीं ना कहीं कोई भी चीज जब आप खर्च रहे हैं तो वो आपकी इनकम में से ही आप खर्च रहे हैं ना, राजी। तो जब आप इनकम को अपना एक्सपेंस को डिजिटाइज कर देंगे तो उससे आपकी इनकम तक रीच करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो लिहाजा पाकिस्तान में जहां भी कोई भी चीज़ एक्सपेंस हो रहा है उसको डिजिटाइज होना चाहिए। वो जब डिजिटाइज होगा ऑटोमेटिक सारी चीज़ें ठीक और सर सैलरीड क्लास जो है हमारे यहाँ, सैलरीड क्लास का तो सैलरी डेटा एक्सेस करना भी बहुत इजी है। तो मैं ये कह रहा था, पहले जैसे एम्प्लॉयर जो था वो सैलरी का स्टेटमेंट करवाता था और उसके बाद एम्प्लॉय को जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सर वो सिस्टम प्लीज रिवाइव कर दें। मेरी आपसे भी गुजारिश है, मेरी चेयरमैन FBR से भी हाथ जोड़ के गुजारिश है। सर पूरा पाकिस्तान सब लोग चोर नहीं है। अगर आप हमें चोर कहेंगे तो फिर हमारे गिरेबान के बजाय फिर आप लोगों के गिरेबान में भी देखना पड़ेगा। तो मेरी चेयरमैन FBR से गुजारिश है कि प्लीज़ सर जो पहले रूल था वो आप अप्लाई कर दो। इतने कोई पाकिस्तानी चोर नहीं है, इतने हम कोई तलंगे लफंगे नहीं है। यकीन करो सरकारी अफसरों से फिर भी हम प्राइवेट सर्विस वाले लोग बहुत बेहतर हैं। सॉरी सर थोड़ा। देखिए अली साहब, इस वक्त मसला क्या है, देखें ज़रा आप सही लाइन पे आ जाए। देखिए इस वक्त मसला क्या है, इस वक्त मसला ये है कि बिजली के रेट ये हो चुके हैं कि लोग बिजली का बिल देने से कासिर हैं। ठीक है, 80-90% लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जो बिजली का बिल पे करने की कैपेसिटी ख़त्म कर चुके हैं। इस वक्त आपका गैस का बिल पे करना, उससे लोग आजिज़ आ चुके हैं। इस वक्त सिचुएशन ये है कि हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए लोगों के पास पैसे नहीं हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को, हमारे लोगों को जो हेल्म ऑफ अफेयर को चला रहे हैं, उनको ये देखना चाहिए कि आखिर गरीब आदमी जो है वो इस कैसे सर्वाइव करेगा। जब वो सर्वाइव नहीं करेगा तो फिर मुल्क कैसे सर्वाइव करेगा। एक और बात जो मैं पहले बात कर रहा था वो बात वहीं की वहीं रह गई कि ये जो अमेरिका और यानी वेस्ट और जो चाइना के दरमियान हमारा जो बैलेंस है उसको लेके हमें जो चलना है, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी जो हम न्यूक्लियर कंट्री है, ठीक है, इस चीज़ को हमें भूलना नहीं चाहिए। और न्यूक्लियर कंट्री को इस तरीके से अमेरिका वगैरह जो हैं या वेस्ट जो है वो इस तरीका हमारे ऊपर इस तरह पाबंदियां या सैंक्शन नहीं लगा सकते। उन्हें 10 दफ़ा सोचना पड़ेगा और वो हमें चलाएंगे और हमें चलता रखेंगे। तो लिहाजा हमें ये चाहिए कि इस चीज़ का हम एडवांटेज लें और अपनी इस सलाहियत से भी हम फ़ायदा उठाएं और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जितना जल्दी हम ठीक कर सकते हैं हम कर लें, ताकि उससे हम ट्रेड और इंडस्ट्री को और अपने जो कमर्शियल आस्पेक्ट्स हैं उन्हें हम ठीक लेके चल सकते हैं। मियां जाहिद हुसैन साहब, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उठाया। मेरे पास वक्त कम है लेकिन मैं चाहूँगा इसके ऊपर आप इलेबरेट ज़रूर करें। आपने कहा हमें इस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए, हमारा पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम जो कि हमारे पावर प्रोडक्शन के लिए हमने यूज़ करना था, फ्रांस के साथ इस सिलसिले में मुआहिदा भी मेरे ख्याल से माजी के अंदर हमारा हुआ था। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि उसके ज़रिए हम तवानाई कब पैदा करना शुरू करेंगे। चीन के साथ हमने कुछ माहदे तो किए हैं और कुछ जगह पर हम काम भी कर रहे हैं, पर दुनिया हमारी तरफ देख रही है। व्हेन विल आवर पीसफुल न्यूक्लियर पावर जनरेटिंग प्रोग्राम किक ऑफ इन फुल स्पीड? जी जी मियां साहब। देखिए कराची में 600 मेगावाट के 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगे और जिनका अभी गालबन पिछले 1-2 महीने में उसका इफ्तिताह भी हो गया, उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है और उनसे बिजली हमारे ग्रिड में आनी शुरू हो गई है। अभी शायद 350-300 आ रही है, थोड़े दिनों में 600 भी जो उसकी फुल कैपेसिटी है वो आनी शुरू हो जाएगी। तो बात यह है कि ये हमारे वो यूनिट्स जो हैं वो चल पड़े हैं और इस तरह के मज़ीद यूनिट्स जो हैं वो भी हम लगाना चाह रहे हैं या लग रहे हैं। चश्मा पे भी मैंने सुना था कि वहाँ भी लग रहे हैं। तो बात यह है कि न्यूक्लियर बिजली जो है
उसको भी हम यूज़ कर रहे हैं। इस वक्त हम जो LNG वाली बिजली है उसको भी यूज़ कर रहे हैं। इस वक्त हम जो हमारी हाइड्रो बिजली है उसको भी, यानी हमारे जो बास्केट है बिजली का, उसमें हमारी जो कंपोजिशन है उसमें भी हमने बड़ी ठीक किया है। पहले हमारी जो बिजली ज़्यादातर बन रही थी वो फर्नेस ऑयल से यानी थर्मल बिजली बन रही लेकिन अब हमने अपना मिक्स चेंज किया है, या। उसमें इंप्रूवमेंट की है। मेरे पास आज वक्त थोड़ा महदूद था, बहुत सारे बात के ऊपर गुफ्तगू हुई। मियां जाहिद हुसैन साहब, मेरे ख्याल से ये आला सतह की गुफ्तगू थी जो कि एक ख़ास मेयार और आला ज़र्फ लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपने पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी के मुतालिक भी बताई। मेरी गुजारिश होगी कि वो लोग जो हेल्म ऑफ अफेयर्स के अंदर हैं वो इस चीज़ को संजीदगी से लें और जो बातें आपने बताई हैं वो नोट्स जो हैं शाम को पुटअप करें फॉरेन मिनिस्टर को, ताकि ये तमाम चीज़ें जो आप पहले भी जिक्र कर चुके होंगे जिनका हाई लेवल की मीटिंग्स के अंदर, उनको इनकलकेट किया जाए। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।